नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। ज्योग्राफी की इस द्वितीय कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों। सर्वप्रथम तो ये मैं कूलिंग सिस्टम जो है इसके तापमान को थोड़ा सा बढ़ा दूं, ज़्यादा ही कुछ ठंडा कर रहा है। ओके, लेट्स गो। लास्ट कक्षा के अंतर्गत मैंने बात की थी सिलेबस के बारे में बात की थी। अब इस कक्षा के अंतर्गत अप्रोच के बारे में बात करेंगे, भारांश के बारे में बात करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, सीधे टॉपिक पर आएंगे और विगत वर्षों के प्रश्नों का भी विश्लेषण हम साथ साथ करवाते जाएंगे, टॉपिक टू टॉपिक, जिससे आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। मेंस के दौरान एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे कोई टॉपिक फिनिश होता है, पर डे तो नहीं बट टॉपिक फिनिश होने पर मैं 2-4-5 प्रश्न आपको आपके प्रैक्टिस के लिए दे दिया करूँगा। उन प्रश्नों का समाधान आपको करते रहना है ना। पर ऐसा मेरे कहने का आशय बिल्कुल नहीं कि जितने प्रश्न मैं दूंगा उन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है। उसके अलावा भी आप जितना चाहो, टॉपिक समाप्त होता है तो स्वयमेव प्रश्न बनाएं, लास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस को देखें, स्वयं प्रश्न बनाएं, या कहीं और से आपको अगर टेस्ट सीरीज वगैरह से, जैसे संस्थान में हमारे जो टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी मेंस की, उस सब से आए हुए प्रश्न या पूछे गए प्रश्नों को भी हल करते चलें। किसी भी प्रश्न का जवाब एक बार लिखकर संतुष्ट नहीं होना है, उस प्रश्न को एटलीस्ट 3 बार लिखें ताकि आपको स्वयं फर्क पता चल सके कि पहले प्रश्न और लास्ट प्रश्न में लेखन के दौरान किस प्रकार से अंतर आता है, कितना अधिक उत्तर सुस्पष्ट होने लगता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें लेखन के साथ साथ आपको प्रतीत होंगी, आप समझ पाएंगे मित्रों। ओके, चलो यहाँ हम आते हैं। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बातें जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें समाप्त हुई हैं, हम टॉपिक पर बातें ज़्यादा से ज़्यादा रूप में करने का प्रयास करेंगे। तो अब सभी लोग पेन कॉपी के साथ हो ना मित्रों, सभी के सभी पेन कॉपी के साथ रहो। जब भी क्लास में बैठो पहले से आपके हाथ में पेन और आपके डेस्क पर कॉपी होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन हाथ पर नहीं रखना है, उसे आपको अपने डेस्क पर सीधा रख देना है। हॉरिजॉन्टल मोड पर आप रखें, वॉल्यूम तेज़ करें या ईयरफोन का यूज़ करें। क्लासरूम में अपने माता पिता एवं अन्य सब लोगों से ये अवश्य बोलें कि जब तक मेरी क्लास चलती है मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, है ना। आपके फ़ोन बीच में नहीं आने चाहिए, अदरवाइज वह आपके तारतम्यता को तोड़ देते हैं। तो सभी लोगों से कृपया करके आप निवेदन करिए, मैसेज छोड़िए सभी को कि मेरी कक्षाओं का समय अमुक से अमुक रहता है, उस समय पर कोई भी मुझे कॉल नहीं करेगा। इन तमाम बातों का मित्रों विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके। आपको ये ज्ञात है मित्रों कि आप भारत के संदर्भ में इस सर्वोच्च परीक्षा को देने जा रहे हैं और उसके लिए सर्वोच्च बलिदान की भी आवश्यकता होगी, तो आपको देना चाहिए और आप निश्चित रूप से देंगे और इसके लिए तैयार भी होंगे। चलो हम आते हैं भूगोल के संदर्भ में। भूगोल पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, तो लिखेंगे भूगोल, हेडिंग देंगे सभी, भूगोल के अध्ययन का तरीका या प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में हम लोग अप्रोच कहते हैं। प्रतिमान क्या कहते हैं इंग्लिश में? अप्रोच कहते हैं। भूगोल के अध्ययन का तरीका, है ना। चलो सभी लोग मित्रों बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। लिखो, सबसे पहला लिखेंगे कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को
संपूर्ण पाठ्यक्रम को अध्ययन के क्रम में मूल रूप से तीन प्रतिमानों के तहत पढ़ा जाता है। नंबर वन पर्यावरणीय प्रतिमान एनवायरमेंटल अप्रोच। दूसरा क्रमबद्ध प्रतिमान सिस्टमैटिक अप्रोच। तो तीसरा प्रादेशिक लिखते जाएंगे मित्रों, प्रादेशिक प्रतिमान रीजनल अप्रोच। हाँ, एक बात मुझे और बतानी थी जो आप सुन लें अभी क्लास में। रीजनल अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड इसे कहते हैं एनवायरमेंटल अप्रोच। तीन प्रतिमान है। हाँ, जो मुझे बात बतानी थी वो सुन लो सभी के सभी मित्रों। जब उत्तर लेखन करेंगे एक बात और ध्यान रखें, तो भाषा के दौरान आपको उत्तर लेखन में क्या अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना है। आपके पास ही एक मौलिक प्रश्न हो सकता है, आप एक इस मौलिक समस्या से हो सकता है कई बार जूझें कि क्या मैं इसके लिए इंग्लिश टर्म का प्रयोग करूं या हिंदी टर्म का प्रयोग करूं। लेखन के दौरान लैटिन अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करूं या देवनागरी का प्रयोग करूं। लिपि जो हो वो लैटिन हो या देवनागरी हो, इसको लेकर आपके मन में एक संशय हो सकता है, और वो संशय एक गहन डाउट के रूप में किसने आपके अंदर प्रतिरूपित कर दिया है? शिक्षकों ने क्या कहा? जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, कहा क्या और फिर मैं क्या कह रहा हूं ये भी सुनना है। शिक्षकों ने आपसे कहा, अवश्य ऐसा कहा कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, केवल देवनागरी से लिखना है। अगर कोई बात इंग्लिश का वर्ड है भी, उसे आप देवनागरी में लिखें। कुछ ऐसी बातें शिक्षकों द्वारा भी कर दी जाती हैं। पर मित्रों बहुत ध्यान से सुनना है। ज्योग्राफी के स्वरूप के अंतर्गत बाकी विषयों में भी ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, पर ज्योग्राफी के अंतर्गत की अगर मैं बात करूं तो मित्रों ये विषय कंप्लीटली साइंस है। आपको पता है कि भारत के कई विश्वविद्यालय भूगोल विषय से अगर आप मास्टर डिग्री लेते हैं तो एमएससी की डिग्री प्रदान करते हैं। कुछ एक विश्वविद्यालय हैं जो कि एमए की डिग्री प्रदान करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, जबकि मैक्सिमम विश्वविद्यालय एमएससी की डिग्री प्रदान करते हैं, अर्थात मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री आपको देते हैं। किसके अंतर्गत? जब आप ज्योग्राफी से मास्टर कर रहे होते हैं। और इसमें आपने टॉपिक को भी देखा तो टॉपिक के नाम के साथ भी विज्ञान शब्द ही जुड़ता है। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, देख पा रहे हैं। अर्थात ये कंप्लीट विज्ञान सम्मत विषय है जिसका आधुनिक विकास पाश्चात्य जगत में हुआ है, वेस्ट वर्ल्ड में हुआ है। आपको ये पता है कि अगर इसका विकास
इसके भाषाई विकास का आधार अगर पाश्चात्य दुनिया में समाया हुआ है, तो इसकी जो मूल टर्मिनोलॉजीज होंगी वो इंडियन टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट नहीं होंगी। वह कौन सी होंगी? वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज होंगी। तो जब भी कोई टर्म आता है, उस टर्म की मूल संकल्पना वेस्ट में होगी, लैटिन में होगी, इंग्लिश में होगी, ग्रीक में होगी, उसका ट्रांसलेशन भारत के स्तर पर किया जाता है। तो जहां जिस टर्मिनोलॉजी का ट्रांसलेशन भारत में संभव हो, उसे ट्रांसलेट करें। अदरवाइज मित्रों, उस टर्म को एज इट इज इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करनी है। उस टर्म को हिंदी में नहीं लिखेंगे, उस टर्म को हिंदी में नहीं लिखेंगे, वह टर्म इंग्लिश में ही लिखा जाना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, आपको समझना है मेरी बात। मान लो कोई एक शब्द ऐसा है जो इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंटली उपयोग आ रहा है, जैसे माउंटेन कॉर्डिलेरा शब्द है, माउंटेन कॉर्डिलेरा शब्द है। तो मैं दो प्रकार से यहां लिखता हूं, ये तो लिखा ही है। एक शब्द हो गया कॉर्डिलेरा, ऐसा मैंने लिख दिया, और एक शब्द हो गया कॉर्डिलेरा, ये देवनागरी में हो गया। एक ही बात है। आपका जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी के अंतर्गत लगभग वह विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अगर है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्रोफेसर है। लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्रोफेसर जिसने हिंदी में ना तो पढ़ा है ना ही हिंदी में टॉपिक को पढ़ाया है। कॉपी चेक करने के दौरान जब वो आपके इस तरह के हिंदी के शब्दों को पढ़ता है टर्मिनोलॉजी के क्रम में, तो इरिटेट होता है। आप अपने ही मित्रों के साथ कभी बैठ कर देखिए, आप हिंदी बोलेंगे तो उससे दिक्कत नहीं होती, बट जब आप अपने ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजीज भी हिंदी में बोलने लगते हैं, तब उसको बहुत ही दिक्कत आती है। माउंटेन सिस्टम उसे कहेंगे तो सरलता से समझ में आएगा, बट माउंटेन तंत्र अगर कहेंगे तो उसे कठिनाई होगी समझने में। तो भूगोल विषय में जब किसी टर्मिनोलॉजी की बात आए तो हमेशा ध्यान रखना कि टर्म्स आपको इंग्लिश में अवश्य प्रयोग करना है। जब भी आप कोई मैप्स एंड डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हों, तो मैप्स एंड डायग्राम्स के अंतर्गत की गई जो बातें हैं, उन तमाम प्रकार की समस्त बातों को, मैप्स एंड डायग्राम्स के अंतर्गत जो की गई बातें हैं, उन तमाम प्रकार की बातों को इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनर जैसे ही मैप देखे, डायग्राम्स देखे, उसे एकदम स्पष्टता से समझ में आ जाए कि बच्चा क्या कह रहा है। अगर उसे किसी भी बात को समझने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, तो ये अवश्य मान लो मित्रों कि वह नंबर नहीं देगा। बहुत सारे शिक्षक हैं जो आपको कहेंगे कि आपको भाषा लिखने के दौरान सांस्कृतिक शब्द या संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूं कि संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन उपयुक्त एवं सटीक भाषा का तो प्रयोग अवश्य करना है। कुछ लोगों को उपयुक्तता एवं सटीकता का ज्ञान नहीं होने के कारण वह उसी भाषा को संस्कृत निष्ठ भाषा कह देते हैं। तो मित्रों, हमेशा चीजें तभी स्वीकार करें जब आपको ये लगे कि हाँ, ये चीजें सफलता के मानदंडों को स्थापित कर चुकी हैं, तो उसे आप एक्सेप्ट करें। अन्यथा थोथी और कपोल बातों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझो, यहाँ पर भूगोल के अध्ययन या उत्तर लेखन के 3 अप्रोच होंगे, 3 प्रतिमान होंगे, 3 तरीके होंगे: पर्यावरणीय प्रतिमान, क्रमबद्ध प्रतिमान और प्रादेशिक प्रतिमान। अब इन तीनों का मतलब क्या है पहले समझ लो, तब मैं लिखाता हूं और चीजों को आगे बढ़ाता हूं। पर्यावरणीय प्रतिमान का आशय है कि जब भी ये पढ़ा जाएगा, मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। किस संदर्भ में पढ़ा जाएगा? मानव एवं प्रकृति या पर्यावरण संबंध के रूप में पढ़ा जाएगा। अगर सागरीय जलधाराएं पढ़ रहे हैं तो उनका महत्व बताना होगा। समझ रहे हैं? अगर ज्वालामुखी एवं भूकंप भी पढ़ रहे हैं तो उनके लाभ एवं हानियां भी बतानी होंगी। जो लाभ एवं हानियां बता रहे हैं,
जब महत्व की परिचर्चा कर रहे हैं, उपयोगिता की परिचर्चा कर रहे हैं, तो यह महत्व, लाभ, हानि, उपयोगिता, ये तमाम प्रकार का पक्ष आपके उत्तर लेखन का पर्यावरणीय प्रतिमान कहलाता है। मानव एवं प्रकृति के मध्य के संबंधों को बताता है कि अगर सागरीय जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं तो उनकी मानवीय उपयोगिता या उपादेयता क्या होगी, जलवायविक दृष्टिकोण से क्या होगी, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से क्या होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होगी। ये मैन एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो उत्तर लेखन के दौरान इस प्रतिमान को अवश्य ध्यान रखें कि जब भी उत्तर लिखा जाए वह इस प्रतिमान को ध्यान में रखते हुए लिखा जाए। पहली बात। दूसरी बात देखो यहाँ पर, क्रमबद्ध प्रतिमान और प्रादेशिक प्रतिमान ये क्या होते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच ये क्या होते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है, क्रमबद्ध प्रतिमान का मतलब है कि कोई एक टॉपिक उठाइए, इसको कहते ही है टॉपिकल इन नेचर। क्या कहा जाता है इसे, टॉपिकल इन नेचर। क्या कहते हैं, टॉपिकल इन नेचर। अर्थात कोई भी आप टॉपिक उठाइए और टॉपिक उठाकर उसे विश्व के स्तर पर पढ़ना है। देखो, पाठ्यक्रम विश्लेषण में आपने देखा है कि मैंने लिखाया है कि पूरा पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा है, विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल। भारत विश्व से पृथक नहीं है, इन दोनों खंडों को पढ़ना है आपको पेपर फर्स्ट एवं पेपर थर्ड के अंतर्गत। तो अगर आपने कोई टॉपिक लिया, एक कोई टॉपिक ले लिया है और उस टॉपिक का अध्ययन विश्व के स्तर पर कर रहे हैं, तो यह मित्रों अध्ययन का तरीका क्रमबद्ध तरीका कहलाता है, सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाता है, क्रमबद्ध प्रतिमान कहलाता। उदाहरण देकर समझाता हूं कि मान लीजिए आपने ले लिया वेजिटेशन, आपने ले लिया वनस्पति। अब एक टॉपिक है आपके पास वेजिटेशन, उस वेजिटेशन को ही आप दुनिया के स्तर पर पढ़े जा रहे हैं कि वेजिटेशन भारत में किस प्रकार की है, उत्तर अमेरिका में किस प्रकार की है, दक्षिण अमेरिका में किस प्रकार की है, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की है, यूरोप में किस प्रकार की है, एशिया में अन्य क्षेत्रों में कैसी है। अगर इस प्रकार से अगर आपने एक ही टॉपिक को संपूर्ण विश्व के स्तर पर पढ़ा तो अध्ययन का यह तरीका सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाता है। अगर आपने ले लिया एवरग्रीन फॉरेस्ट, अगर आपने ले लिया सदाहरित वन और उस सदाहरित वन को संपूर्ण दुनिया के स्तर पर पढ़े जा रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन इक्वाटोरियल फॉरेस्ट, अगर दुनिया के स्तर पर एक टॉपिक का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन का यह तरीका क्रमबद्ध तरीका कहलाता है, क्रमबद्ध प्रतिमान कहलाता है। अर्थात यह मोनोवेरिएंट होता है, एकल चर होता है, एक ही चर का अध्ययन विश्व के स्तर पर किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका दूसरा टॉपिक मृदा हो, दूसरा टॉपिक मृदा हो, तीसरा टॉपिक जलवायु हो। तो जब आपने मृदा पढ़ा तो विश्व के स्तर पर आपको मृदा ही पढ़ना होगा। मृदा के संदर्भ में अगर एक मिट्टी आपने जलोढ़ मिट्टी उठा ली तो विश्व के संदर्भ में जलोढ़ मिट्टी ही पढ़नी होगी। अर्थात एक टॉपिक और संपूर्ण विश्व के स्तर पर अगर अध्ययन किया गया तो अध्ययन का यह तरीका सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाता है। अगर विश्व न ले, भारत ही एक भौगोलिक क्षेत्र ले लें, तो अगर एक टॉपिक और सारे भारत के संदर्भ में उसे वैसा ही पढ़ा गया, सपोज आपने ले लिया लेटराइट मिट्टी कि भारत में लेटराइट मिट्टी कहां कहां किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, तो जब केवल एक टॉपिक का अध्ययन किया गया, आपने माउंटेन उठा लिया, भारत के विभिन्न माउंटेन्स उत्तर से दक्षिण तक कौन कौन से हैं, दुनिया में माउंटेन्स कौन कौन से हैं, एक ही टॉपिक लिया और एक टॉपिक का अध्ययन अगर विश्व के स्तर पर किया गया तो उसे क्या कहा जाता है मित्रों, टॉपिकल इन नेचर कहा जाता है। लिखने का जो प्रतिमान कहलाएगा, अध्ययन का जो प्रतिमान कहलाएगा, वह कहलाता है सिस्टमैटिक अप्रोच अर्थात क्रमबद्ध प्रतिमान कहलाता है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अध्ययन या लेखन का तरीका क्रमबद्ध प्रतिमान का ही होता है। किसका होता है मित्रों, सिस्टमैटिक अप्रोच का ही होता है। क्लियर है मेरी बातें, सिस्टमैटिक अप्रोच का ही होता है। लेकिन दूसरे तरफ आते हैं प्रादेशिक प्रतिमान के तहत।
किसके तहत आते हैं? प्रादेशिक प्रतिमान के तहत आते हैं। देखो ध्यान से, अगर आप किसी एक स्थान विशेष पर, मैं यहां पर आपको चर लिख देता हूं। सपोज मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मृदा लिख दिया, मृदा लिख दिया, यहां वनस्पति लिख दिया, वनस्पति लिख दिया, यहां जलवायु लिख दिया, जलवायु लिख दिया, मृदा हो गया, वनस्पति हो गया, जलवायु हो गया। चलो जनसंख्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जनसंख्या लिख दिया, जनसंख्या, जनसंख्या। तो अगर आप मृदा पढ़ रहे हैं और मृदा का ज्ञान आपने संपूर्ण दुनिया पर लिया, होल वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड के स्तर पर लिया, एक तो ये तरीका है। वनस्पति पढ़ रहे हैं और वनस्पति आप पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की वनस्पति पढ़ रहे हैं, होल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। जलवायु लिया, जलवायु केवल एक ही चर का अध्ययन पूरे दुनिया के स्तर पर कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर एक चर पूरी दुनिया के स्तर पर पढ़ा गया तो इस प्रकार के अध्ययन का प्रतिमान मित्रों कहलाता है। मैंने क्या लिख दिया हर जगह, ये हो गया मित्रों वर्ल्ड, WORLD। ठीक है ना, दुनिया के स्तर पर। तो ये अध्ययन का तरीका क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाएगा। दिस वन इज सिस्टमैटिक अप्रोच। लेकिन आपने कोई एक प्रदेश चुना और उस प्रदेश के अंतर्गत आपने सभी चीज़ों को पढ़ा, सॉइल को भी पढ़ा, वेजिटेशन को भी पढ़ा, क्लाइमेट को भी पढ़ा, पॉपुलेशन को भी पढ़ा। कोई एक प्रदेश लिया यहाँ पर, इसी तरह से दूसरा एक प्रदेश लिया, इसी तरह से तीसरा एक प्रदेश लिया और उस तीसरे प्रदेश में भी समस्त चरों का एक साथ अध्ययन किया। तो जो अध्ययन का यह तरीका होता है वह रीजनल अप्रोच कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? रीजनल अप्रोच कहलाता है। अर्थात प्रादेशिक प्रतिमान के अंतर्गत किसी एक भौगोलिक प्रदेश में बहुचरों का अध्ययन किया जाता है, मल्टी वेरिएंट्स का अध्ययन किया जाता है, मल्टी टॉपिक्स का अध्ययन किया जाता है। एक भौगोलिक प्रदेश और उस भौगोलिक प्रदेश के बहुविध खंडों का अध्ययन। जैसे मान लीजिए मेरा दिल्ली है मित्रों, मेरा क्या, हमारा दिल्ली है। अब दिल्ली में मैं बैठा हूं, दिल्ली में मैं क्या देख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। दिल्ली की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? एक चर। दिल्ली की भौगोलिक अवस्थिति में नदी तंत्र कैसा है? दूसरा चर। तीसरा तंत्र, दिल्ली की जलवायु कैसी है, दिल्ली में मिट्टी कैसी है, दिल्ली में वनस्पति कैसी है, दिल्ली में कृषि तंत्र कैसा है, दिल्ली में संसाधन प्रदेश कौन सा है, दिल्ली में औद्योगिक क्रियाएं कैसी हैं, दिल्ली का परिवहन तंत्र कैसा है। अगर एक भौगोलिक प्रदेश सपोज दिल्ली लिया और दिल्ली के बारे में विभिन्न चरों का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं कि दिल्ली अरावली के उत्तरी सिरे पर अवस्थित एक मुख्य लैंडलॉक्ड क्या है, ध्यान से, संघ शासित राज्य है जिसे भारत के राजधानी का दर्जा प्रदान है। यहां अपवहित होने वाली मुख्य नदी यमुना है तथा जलवायु उष्णकटिबंधीय कैसी है? जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जहां उष्णकटिबंधीय गंगा तुल्य जलवायु की प्रभाविता अधिक नजर आती है। यहां मृदा अरावली रिज पर अवस्थित होने के कारण मृदा तंत्र का विकास लाल भूरी मिट्टी के रूप में हुआ है। वनस्पति शुष्क पतझड़ प्रकार की प्राप्त होती है।
यहां मुख्य रूप से द्वितीयक एवं तृतीयक औद्योगिक क्रियाओं का विकास हुआ है तथा परिवहन तंत्र में विभिन्न साधनों का समुचित विकास है। जब इस प्रकार से हम दिल्ली के बारे में कई टॉपिक्स के बारे में एक साथ बोले जा रहे हैं तो मित्रों अध्ययन का यह प्रतिमान कहलाएगा रीजनल अप्रोच। जैसे आपका एक नगर में ले लूं जोधपुर, या कि एक मैं प्रदेश ले लूं राजस्थान। जोधपुर की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, इसकी अवस्थिति कहाँ है, यहाँ जलतंत्र का विकास कैसा है, यहाँ जलवायु कैसी है, मृदा कैसा है, वनस्पति तंत्र कैसा है। जब इन तमाम पक्षों की बात मैं एक साथ कर रहा हूँगा मित्रों तो यह प्रादेशिक अप्रोच कहलाता। तो ध्यान रखेंगे जब रीजनल अप्रोच की बात आए तो इंडियन ज्योग्राफी इसके अंतर्गत या इसके तहत लिखी जाती है, और जब सिस्टमैटिक अप्रोच की बात आए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी को। जैसे हमने उठाया टॉपिक वॉल्केनो, तो दुनिया के स्तर पर हम वॉल्केनो को पढ़ेंगे। टॉपिक उठाया अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक दुनिया के स्तर पर पढ़ेंगे। अगर हमने उठाया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, तो प्लेट्स का अध्ययन दुनिया के स्तर पर करेंगे। हर एक बात का अध्ययन जब हम दुनिया के स्तर पर करते हैं, एक ही टॉपिक का अध्ययन दुनिया के स्तर पर करते हैं, तो सिस्टमैटिक अप्रोच है। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत किया जाता है, जबकि इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन रीजनल अप्रोच के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है मित्रों? रीजनल अप्रोच के अंतर्गत किया जाता है। और इन दोनों अप्रोचों में अध्ययन के दौरान ध्यान रखना, मानव एवं प्रकृति के मध्य के संबंधों को अवश्य ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इस खंड का अध्ययन महत्वपरक, लाभपरक दृष्टिकोण से किया जाता है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? तो लिखो, यही बात मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूं। लिखो सभी के सभी, तीनों प्रतिमानों के लिए बातें लिखो। ये टॉपिकल इन नेचर होता है, मोनोवेरिएंट्स होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? दिस वन मल्टी टॉपिक इन अ रीजन होता है, मल्टी टॉपिक इन अ रीजन, ठीक है ना। इस तरह से मित्रों पढ़ना है। तो लिखो सभी के सभी, पर्यावरणीय प्रतिमान के अंतर्गत इस प्रतिमान से आशय है, इस प्रतिमान से आशय है, इस प्रतिमान से आशय है कि विषय का अध्ययन, विषय का अध्ययन मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों, मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों के रूप में किया जा रहा है। मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों के रूप में किया जा रहा है, जिसमें प्रकृति का मानव क्रियाओं पर प्रभाव, स्पीड में स्लो रखूंगा कोई बात नहीं जिससे आप अच्छे से लिख पाओ। प्रकृति का मानव क्रियाओं पर प्रभाव एवं मानवीय कार्याकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर प्रभाव देखा जाता है, पूर्ण विराम।
दूसरा बिंदु क्रमबद्ध प्रतिमान। क्रमबद्ध प्रतिमान, सिस्टमैटिक अप्रोच। लिखो क्रमबद्ध प्रतिमान से आशय है, क्रमबद्ध प्रतिमान से आशय है विषय का टॉपिकल अध्ययन, विषय का टॉपिकल अध्ययन, TOPICAL, अर्थात किसी एकल चर मोनोवेरिएट्स, किसी एकल चर का संपूर्ण विश्व के स्तर पर, संपूर्ण विश्व के स्तर पर किया जाने वाला अध्ययन, किया जाने वाला अध्ययन, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, जैसे, हर बात को प्रमाणित करना है, जैसे, जैसे एकल चर मृदा, एकल चर मृदा, मृदा का अध्ययन विश्व के स्तर पर, का अध्ययन विश्व के स्तर पर, कॉमा लगा दो या कर दो। कुछ और, विश्व की नदियों का अध्ययन, एक चर यहां पर नदी मिल गया और उसी का दुनिया भर में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की नदियों का अध्ययन, विश्व के नहीं, विश्व की नदियों का अध्ययन, नदियों का अध्ययन, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब लिखो थर्ड पॉइंट मित्रों, प्रादेशिक प्रतिमान, रीजनल अप्रोच, प्रादेशिक प्रतिमान, रीजनल अप्रोच। लिखो अध्ययन के इस प्रारूप में, अध्ययन के इस प्रारूप में किसी एक भौगोलिक प्रदेश, अध्ययन के इस प्रारूप में किसी एक भौगोलिक प्रदेश, किसी एक भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश में कई खंडों का अध्ययन, कई टॉपिक का अध्ययन, टॉपिक का अध्ययन एक साथ किया जाना, एक साथ किया जाना, एक साथ किया जाना, पूर्ण विराम, एक साथ किया जाना, पूर्ण विराम। ओके मित्रों, तो इस तरह से तीन प्रतिमानों का अध्ययन करना है, तीन प्रकार के तरीके अपनाना है। अंतिम बात एक साथ लिखा दूं, लिखो विश्व के भौतिक भूगोल का अध्ययन,
विश्व के भौतिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध प्रतिमान के तहत किया जाता है। क्रमबद्ध प्रतिमान के तहत किया जाता है, जबकि भारत का भूगोल एवं विश्व का प्रादेशिक भूगोल प्रादेशिक प्रतिमान का अनुसरण करता है। प्रादेशिक प्रतिमान का अनुसरण करता है। तो ये इस प्रकार के अप्रोच आप लोग रखेंगे, इस प्रकार का आप अप्रोच रखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर ये बातें समाप्त हुई प्रतिमान के अंतर्गत। तो नेक्स्ट बात आती है अब हमारी नेक्स्ट बात आती है मित्रों कि भूगोल के खंड के तहत पूछे गए प्रश्नों का भारांश कितना रहता है, जिससे आपको चीज़ें ठीक से पता रहें। अगर प्रत्येक वर्ष यूपीएससी के पेपर में देखेंगे तो दोनों पेपर को मिलाकर यहाँ मैं बात करूँगा पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, इन दोनों को मिलाकर कुल भारांश किसके अंतर्गत? 3 खंड। एक हो गया ज्योग्राफी, दूसरा खंड हो गया एनवायरनमेंट एंड तीसरा खंड हो गया डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन तीनों खंडों का जो सामूहिक भारांश अगर मिला दें दोनों पेपर को मिलाकर, तो इस पेपर के अंतर्गत लगभग 70 से 100 नंबर का पेपर होता है। इसके अंतर्गत भी लगभग 70 से 80 नंबर का पेपर होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? दोनों पेपर मिला दे, दोनों पेपर, तो लगभग इतने मार्क्स का आपसे प्रश्न पूछा जाता है भूगोल विषय में इन 3 खंडों को लेकर। तो केवल एक खंड है जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को है। इस टॉपिक को मैं नहीं पढ़ा रहा, आपको पता है, इसे अमित जी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो अमित जी पढ़ाएंगे आपको। बाकी रेस्ट ऑफ सेक्शन में ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन दोनों सेक्शन को मैं पढ़ाऊंगा। दोनों को मिलाकर अगर कुल भारांश देखेंगे भूगोल विषय के अंतर्गत जो मुझे पढ़ाना है वह आपका लगभग 150 से 160 नंबर का रहेगा। और मित्रों ये आपके लिए डिसाइसिव फैक्टर होगा किसमें, आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में और आपके टॉप रैंकिंग्स के अंतर्गत, टॉप रैंकिंग में आपको लाने में इसका मूल भारांश मेंस के अंतर्गत इतना होगा। क्लियर हो गया? मेंस के अंतर्गत ही मित्रों, मेंस के अंतर्गत ही एक होता है पेपर, आपको पता है निबंध का। निबंध का पेपर होता है 250 नंबर का। 250 मार्क्स 2 पार्ट्स में बटा होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, 125 नंबर के निबंध होते हैं। इन 2 में से एटलीस्ट एक निबंध, कितना? एक निबंध आपको भूगोल विषय से संबंधित होता है। रिलेटेड किससे होता है? भूगोल से संबंधित होता है। अर्थात इस विषय के संदर्भ में आपको 125 नंबर और यहाँ पर ऐड कर लेना चाहिए। कितना ऐड कर लेना चाहिए? 125
25 नंबर एटलीस्ट ऐड कर लेना चाहिए। दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट, एक कोई ना कोई निबंध। हालांकि भूगोल के निबंध लिखने का जो अप्रोच होता है, किसी भी विषय के संबंध में जो निबंध लिखने का अप्रोच होता है, तरीका होता है, वह आंसर राइटिंग से कंप्लीटली भिन्न होता है। परंतु जो तथ्यात्मकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विषय के बारे में जो मूल समझ होती है, वह मूल समझ यहाँ पर 125 नंबर आपको प्रदान करवाने में अहम योगदान देती है। तो इतना मार्क्स आपको और अवश्य जोड़ लेना चाहिए। किसके अंतर्गत? आपके मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत। मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको इतने नंबर का बेनिफिट आपको इस विषय से मिल जाता है। अगर मैं क्लियर तरीके से बताऊं तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 150-60 नंबर यहाँ हो रहा था, यहाँ इसे भी अगर जोड़ दें तो लगभग 280 नंबर हो जाता है। अर्थात मेंस में लगभग 280 से 300 नंबर के बीच, 280 नंबर से 300 नंबर के मध्य विषय में पूछी गई बातें आपके भूगोल विषय से संबंधित हैं। इसीलिए आपको इस खंड को भलीभांति प्रकार से पढ़ना है। प्रत्यक्ष रूप से अगर ये देखेंगे तो आपको इतने का फायदा होता है, पर अप्रत्यक्ष रूप से जैसे आपको देखना है इंडियन इंटरनल अनरेस्ट, आंतरिक अशांति देखना है, इंडियन एग्रीकल्चरल अनरेस्ट देखना है, इंडियन एग्रीकल्चरल अनरेस्ट के साथ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखना है, कृषि अशांति, औद्योगिक अशांति, आपके भारत की नक्सलवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, सीमा एवं सीमांत की समस्या, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इन तमाम पक्षों को भी अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से 20 से 25 मार्क्स और एडिशन हो जाते हैं। क्योंकि बॉर्डर सीमा के रूप में होंगे या सीमांत के रूप में होंगे, सीमा है, सीमांत है, सागरीय तट है, स्थलीय तट है, उस स्थलीय तट से भारत की ओर गम्यता या अगम्यता कैसी है, इन तमाम बातों के बारे में जो व्यापक समझ है वह भूगोल विषय ही विकसित करता है। सीमाएं किसके साथ किस प्रकार से लगी हुई हैं, तो हमारे समीपी राष्ट्रों से इनफिल्ट्रेशन की स्थिति कैसी होगी, उसे रोकने के तमाम प्रकार के उपाय कैसे होंगे, नक्सलवाद वाली समस्या, नक्सलवाद जैसी समस्या भारत में क्यों पनप कर आई, जिसे माओवादी आंदोलन भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में जो उल्फा उग्रवादी हैं वह ऐसे क्यों इस दशा पर पनप कर भारत के लिए चिंता का विषय बने कि हर वक्त सरकार उनके समक्ष कई बार बौनी नजर आने लगती है। इन तमाम प्रश्नों के जवाब आपको भूगोल के व्यापक अध्ययन के उपरांत ही मिल सकते हैं। आखिर चंबल के बीहड़ क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली क्यों है? समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो लोगों की अपनी संस्कृति क्यों जैसी है वैसी ही क्यों है, लोगों के अपने खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, पहनावे, यह तमाम प्रकार की चीजें जैसी हैं वैसी ही क्यों हैं। जैसे इंडियन डाइवर्सिटी की बात की जाती है, सोसाइटी डाइवर्सिटी की बात की जाती है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की जाती है, बट डाइवर्सिटी में भी जो यूनिटी की बात की जाती है, इन तमाम बातों को आपको भूगोल के परिदृश्य में देखना चाहिए ताकि आपको बेहतर जवाब आपको दिए जा सके और आप उनका बेहतर जवाब लिख सकें। अगर इस तरह से इनडायरेक्ट जुड़े हुए टॉपिक्स को देखेंगे तो भूगोल का भारांश कहीं 300 नंबर से भी अधिक चला जाता है। अर्थात अगर इस विषय को आपने ठीक से समझ लिया, इतनी बातें मेरी करने का उद्देश्य इतना है मित्रों कि आप ठीक से इस खंड को समझ पाओ, इसकी महत्ता को देख पाओ ठीक से। इस विषय को आपने ठीक से पढ़ लिया तो लगभग 350 नंबर का पेपर आपके मुट्ठी में बंद है। आप जब चाहो, जिस तरह से चाहो, आप इसे भुना लो,
इसे भुना लो। और पेपर के बारे में भी बता दूं, बहुत सरल प्रश्न आते हैं। हाँ, यूपीएससी थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न पूछता है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको कई बार अगर बीच में अध्ययन थॉरोली आपने नहीं किया तो ऐसा कुछ लग सकता है कि मैंने पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन मुझसे प्रश्न नहीं बन पाता। मेरे पास बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं, विद्यार्थियों के फ़ोन आते रहते हैं कि सर मैंने आपके क्लास नोट्स और बाकी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा था लेकिन इस बार फिर भी प्रश्न हल करने में थोड़ा सा असक्षम महसूस किए, और जब लौट कर आए तो देखे कि सब कुछ तो क्लास नोट्स में ही समाहित था, हमने चीज़ों को ठीक से समझा नहीं था, देखा नहीं था, इसलिए दिक्कत हुई। क्षमा चाहते हैं सर, अगले बार आपको रिजल्ट अवश्य देंगे। और वह विद्यार्थी रिजल्ट देते हैं। मेरा उद्देश्य विषय की बोधगम्यता के साथ साथ आपको सफलता दिलाना भी होता है। तो ये भारांश का हिस्सा है मित्रों। पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पर सेकंड लिख दिया हूँ, पेपर थर्ड के अंतर्गत ही आता है। पेपर फर्स्ट एवं पेपर थर्ड के अंतर्गत ये सेक्शन का संबंध लगभग इतने मार्क्स से है, उसके अलावा भी ये अन्य खंडों से संबंधित है। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था सिलेबस के अंतर्गत दिए गए पाठ को। ओके, तो ये इसका मित्रों भारांश विषय का है। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि इसके लिए आपके लिए आधारित पाठ्य पुस्तकें कौन सी हो सकती हैं। क्या केवल क्लास नोट्स पर आपको डिपेंडेंट रहना चाहिए या इसके अलावा भी इस निर्भरता, क्लास नोट्स की निर्भरता के अलावा भी कुछ बातें पढ़नी हैं। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते यह अवश्य आपको सुझाव दूंगा मित्रों कि क्लास नोट्स आंसर राइटिंग के संदर्भ पर निर्भरता का आधार हो सकता है, परंतु समझ की शक्ति के लिए आपको एक और काम करना चाहिए। और वो काम क्या होता है मित्रों? एटलीस्ट कुछ बेसिक बुक्स का अध्ययन अवश्य करें। तो मित्रों मैं हेडिंग देता हूं, सभी के सभी लिखें बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स जो आपके लिए जरूरी है। इन किताबों का अध्ययन भूगोल विषय को समझने के लिए अवश्य करेंगे। बेसिक बुक्स कौन कौन सी हो सकती है? पहला, लिखते जाएंगे NCERT, क्लास 6th 7th। प्रीलिम्स के दौरान भी मैंने आपको पढ़वाया है। अर्थ, इन तीनों का नाम होगा देश एवं उनके निवासी। ये NCERT हैं ओल्ड, जिनका आपको बुक न मिलके जेरॉक्स कॉपी मिलेगा। क्या मिलेगा? बुक नहीं मिलेगा मित्रों, बल्कि जेरॉक्स कॉपी मिलेगा। ये आपको पहला तो ये यूज करनी है। फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़नी है। 6th 7th 8th की NCERT अब कितनी कठिन होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परंतु जो न्यू NCERT है वो काम की नहीं है मित्रों। उसमें न उतना मैटर है न उतना इंटरेस्टिंग है। तो आपको 6th 7th 8th की ओल्ड NCERT लेनी है। जेरॉक्स कॉपी मिलेगी, फोटोस्टैट मिलेगा, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट बुक इसका अब अवेलेबल नहीं है। जब इसे पढ़ रहे होंगे, इसे सपोर्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एटलस की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एटलस की। एटलस में एक एटलस है
जिसे लिखाने में मेरे भी हाथ थोड़ा सा कपकपाते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा एटलस है मित्रों, जिसमें सारी चीज़ें मानक स्तर पर बहुत अच्छे से दी हैं। एक एटलस आता है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का, अगर ये मिल जाए तो आप केवल एक एटलस इसी को ले लो, बहुत अच्छा एटलस है। स्टडी टुडे पब्लिकेशन का इंडियन वर्जन है, इंडिया का है। जनरली भारत में एक परंपरा है कि अगर इंडियन चीज़ों को उपयोग करोगे आप, अब्रॉड से आयातित चीज़ें इंपोर्टेड नहीं हैं, कोई इंग्लिश नाम चीज़ों के साथ नहीं जुड़ा, तो बैकवर्डनेस की निशानी मानी जाती है। पर मित्रों, आप मेरे सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त विद्यार्थी हैं, उत्कृष्टता देखिए, नाम के पीछे मत भागिएगा। स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस आता है, 3 लोगों ने मिलकर लिखा है। तीनों के तीनों यूपीएससी के अच्छे विद्यार्थी हुआ करते थे, तीनों के तीनों अच्छे विद्यार्थी यूपीएससी के हुआ करते थे। तीनों में से 2 लोग प्रॉपर इस समय पर भूगोल विभाग के संदर्भ में ही प्रोफेसर हैं, एक व्यक्ति हैं जो प्रोफेसर नहीं हैं। उन लोगों ने मिलकर ये एटलस लिखा था। अभी भी ये एटलस बार बार रिवाइज्ड होकर रिवाइज्ड वर्जन आता है। यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम शानदार एटलस है मित्रों। जिन्हें ये अवेलेबल नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, वो दूसरा एटलस ले सकते हैं। दूसरा एटलस ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप ले सकते हैं। एटलस अवश्य होना चाहिए। तीसरा एटलस भी है, तीसरा एटलस भी। आप बोलोगे सर क्या आप एटलस ही एटलस खरीदवाओगे? तो मैंने कहा नहीं, एक एटलस ले लो, काम चल जाएगा। तीसरा आता है ब्लैक स्वान का, ब्लैक स्वान का एटलस आता है। बट ब्लैक स्वान के अंतर्गत आपको स्कूल एटलस लेने हैं। क्या लेना है आपको? स्कूल एटलस। आपको मित्रों इसमें स्टूडेंट एटलस नहीं लेना, ब्लैक स्वान का है। सबसे पहले प्रायोरिटी ये देना है, अगर ये मिल जाए आप अपने ऑनलाइन दशाओं पे जाकर सर्च कर सकते हैं, या कि अपने किसी समीपी बुक शॉप, बुक स्टॉल वाले से बोलिए कि मुझे इस एटलस को मंगा दो, अवश्य ही मंगाएगा। ये मिल जाए इसे ले लो, अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी मिल जाए आप इन्हें ले सकते हैं। इसे सपोर्ट करने के लिए आपको एटलस चाहिए। दूसरे नंबर में, पहला ये था एनसीईआरटी। दूसरे नंबर में एनसीईआरटी के स्थान पर मैं बुक बताऊंगा। 11th 12th में DR खुल्लर महोदय की बुक आती है सरस्वती भूगोल। क्या आती है? सरस्वती भूगोल। किस क्लास की? क्लास टेक्स्ट बुक है अपने आप में ये, क्लास 11th और क्लास 12th सरस्वती भूगोल। बेसिकली इसके लेखक हैं DR, डॉक्टर नहीं है ये, DR है ऐसा, DR खुल्लर महोदय, ये इसके लेखक है। ये 11th 12th में चलने वाली टेक्स्ट बुक है, NCERT आधारित है। आपको ये बुक लेनी है, दोनों की दोनों। कुल बुक्स हो गई 5, इधर हो गई 3, ये हो गई 2। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी में किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये न्यू है।
अपने आप में ये नई एनसीईआरटी है, ये मान के चलो। नई एनसीईआरटी मैंने इसकी जगह पर 11th 12th क्यों नहीं लिखा है ये भी बता दूं कि जो नई एनसीईआरटी है वो ट्रांसलेटेड है, और भारत में एनसीईआरटी ने जो मूल प्रति लिखी है वो इंग्लिश में लिखाई है, और जब उसका ट्रांसलेशन कराया गया तो बहुत ही अमूर्त हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। भाषा का ध्यान नहीं दिया गया, शब्दों का ध्यान नहीं दिया गया, तो अरुचिकर लगती है, अपठनीय लगती है, पढ़ने में कठिनाई लगती है मित्रों। इसीलिए आप उसके स्थान पर इसे लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सरलता, एक आध जगह पर त्रुटि है पर थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ने में सरलता लगेगा, विषय को आप ठीक से समझ पाओगे, आप इसे पढ़ डालेंगे। इन पांचों किताबों को पढ़ने के बाद क्लास तो लगातार कंटिन्यू रहेगा ही, फटाफट पढ़ें। इनमें से एक एनसीईआरटी 2 दिन, दूसरी एनसीईआरटी 2 दिन, तीसरी एनसीईआरटी 2 दिन, कुल 6 दिन में 6th 7th 8th की कंप्लीट। इनको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्लास और टॉपिक के साथ साथ इन्हें मित्रों पढ़ते जाएंगे, फिनिश करते जाएंगे एक एक करके, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना लगे, कहीं कोई दिक्कत ना लगे। क्लियर? तो आपको पढ़नी है, केवल इतनी ही रेफरेंस बुक्स पढ़नी है। उसके अलावा आपको क्लास को बहुत ही अटेंटिव रूप से सुनना है, क्लास को समझना है, क्लास को लिखना है, बार बार रिवाइज्ड करना है। कई बार बच्चों को ये समझ में आता है कि विषय क्या है, विषय को ठीक प्रकार से समझ भी पाते हैं, लेकिन फिर से एक मौलिक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि सर हमने सब कुछ समझा, विषय को पढ़ने में बहुत मज़ा आया, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद भूल गया। तो इसके पीछे एक कहानी है मित्रों, अकबर एवं बीरबल की कहानी है। अकबर बादशाह बीरबल को बुलाते हैं, बोलते हैं बीरबल आज आपकी बुद्धि की एक परीक्षा है। मैं कई प्रश्न पूछूंगा और उन तमाम प्रश्नों के जवाब आपको एक ही सेंटेंस में देने हैं। बीरबल बोलते हैं जी जहाँ पनाह पूछे जाए, कहानी है, केवल कहानी की तरह से लें। जी जहाँ पनाह पूछे जाए, तो पूछते हैं पहला प्रश्न, घोड़ा रणभूमि में क्यों रुका? दूसरा प्रश्न, रोटी क्यों जल गई? तो तीसरा, पान पायदान में क्यों सड़ा? 3 प्रश्न एक साथ। और चौथा प्रश्न, विद्यार्थी परीक्षा हॉल में क्यों फंसा? 4 प्रश्न एक साथ सुनो। घोड़ा युद्ध मैदान में क्यों अड़ा या क्यों रुका? पान पायदान में क्यों सड़ा? और रोटी आग की घड़ी या तवे में क्यों जली? विद्यार्थी परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में क्यों फंसा? 4 प्रश्न पूछे गए बीरबल से। बीरबल थोड़ी देर तक मौन रहते हैं, फिर जवाब देते हैं, जहां पनाह फेरा ना गया। यहां जरूर लिखूंगा इस शब्द को, फेरा ना गया। फेरने का मतलब जगह जगह पर अलग अलग अर्थ है। मैं आपके संदर्भ पर फेरने की बात करूंगा तो रिवीजन ना किया गया, केवल एक ऐसे, रिवीजन नहीं होना। घोड़े को युद्ध से पहले अगर बार बार दौड़ाया नहीं जाता तो युद्ध भूमि में वो रुक जाता है, अड़ जाता है। रोटी तवे में डालकर अगर बार बार ना पलटी गई तो जल जाती है। पान पायदान में बीच बीच में अगर फेरा नहीं गया तो सड़ जाता है। और विद्यार्थी अगर अपने विषय को बार बार रिवाइज नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, फेरता नहीं है, तो वह अवश्य फंसता है।
तो मित्रों ये बात अवश्य ध्यान रखना कि आप ठीक प्रकार से विषय को समझ भले लो, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो रिवीजन ना करने के क्रम में आपको विषय भूलेगा। तो विषय भूले ना, उसके पहले आपको रिवीजन अवश्य करना होगा, अन्यथा आप समस्या में हमेशा ही फंसे रह जाएंगे। तो रिवीजन अवश्य करें, बार बार रिवीजन करें। लेकिन एक समस्या आती है, रिवीजन का तरीका क्या हो। अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं मित्रों, अपने आज की बात की अंतिम बात विषयगत के तहत कहने जा रहे हैं कि जब भी आप विषय को पढ़ें तो पढ़ने के तरीके क्या हों और रिवीजन के तरीके क्या हों। तो पढ़ने का तरीका क्या अपनाना है। पढ़ने का तरीका, कई तरीके हैं, पर उन तरीकों में आपको क्या करना है, केवल मैं बात अपने विषय की कर रहा हूं, आप इससे तमाम विषयों पर अप्लाई करेंगे, बहुत मजा आएगा। जब भी आप पढ़ें, पहली बात करें, पहला काम करें कि विषय को पढ़ते हुए एटलीस्ट बोल बोल कर पढ़ना है। बोल कर पढ़ें, बोल कर पढ़ें। कैसे बोल कर पढ़ना है। सपोज आपके सामने ये कोई एक कॉपी है, आपके सामने कॉपी है, इसमें आपको कुछ पढ़ना है। मेरे पास एक कोई पेपर पड़ा हुआ है, मैं उससे पढ़कर सुना रहा हूँ। लिखा है कि आप पढ़ने के लिए ऐसा भी मूक पढ़ाई भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ना, आपको क्या करना है, कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के भाग के लिए नियत अंक समान रूप से दिए गए हैं। एक तो पहला है, आप बोल बोल कर पढ़ेंगे। अब जब बोल कर आप पढ़ते हैं तो ध्यान से समझना, इंद्रियों की संलग्नता की बात आती है। जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो आपकी मुख इंद्रिय कार्य कर रही है। अभी आप चुप हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, आपको न मुख संलग्न है न कान संलग्न है। जितने इंद्रियां अपनी पढ़ाई में अधिक संलग्न कर देंगे उतना ही आपको अधिक लाभ मिलने लगेगा। तो सबसे पहले जब भी आप विषय को पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें। पर बोल कर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि चिल्ला कर पढ़ें। मैं तो इतना बोल रहा हूं कि आपको सुनाई दे रहा हो, अदरवाइज ज़्यादा अच्छा कि आप बुदबुदाते हुए पढ़ें। पढ़ते रहे आप, किसी का डिस्टर्ब भी नहीं होगा, आपकी इंद्रियां भी संलग्न रहेंगी। हल्की हल्की अगर आवाज़ निकाल सकते हैं, उस आवाज़ को निकलने दे, कान तक जाने दे, आपका इंटरेस्ट लेवल मित्रों बढ़ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब भी पढ़ें तो कॉपी को अंडरलाइन नहीं करना है, लेकिन एक पेन उठाकर लिख पढ़ें और ऐसे पढ़ें ध्यान से। प्रश्न के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। आपका हाथ इसमें कॉपी में लाइन नहीं करना है, बट इसे आप क्या कर रहे हैं, जब आप हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं एक और इंद्रिय संलग्न हो गई। देखो अब कितनी इंग्लिश, जब आप ऐसा करके सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कैसा हो रहा है, आंख पढ़ रही है, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है, हाथ चल रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है। अधिक से अधिक इंद्रियां जब संलग्न हुई तो आपको विषय अधिक दिनों तक याद रहेगा, अधिक इंटरेस्टिंग लगेगा। तो क्या है, अंडरलाइन, विदाउट अंडरलाइन, मैं ऐसा लिखूंगा, विदाउट अंडरलाइन। पहली बार में ही अंडरलाइन नहीं करते, विदाउट अंडरलाइन पेन का प्रयोग, पेन का प्रयोग करें। यह दूसरा हुआ तरीका। अब आपने ऐसा पढ़ा,
अब जब आपने एक बार प्रश्न ऐसा पढ़ लिया, अब सेकेंड रिवीजन करना। इतने के बाद अब आपका हो जाना चाहिए फटाफट सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन जो फर्स्ट रीडिंग है वो कैसी होनी चाहिए मित्रों? नॉवेल जैसी होनी चाहिए। नॉवेल जैसी रीडिंग हो। पहली रीडिंग नॉवेल जैसा करना। सेकेंड रिवीजन के दौरान ध्यान से अब आपको जो इम्पॉर्टेंट लगे उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं और अंडरलाइन करते समय ध्यान रखेंगे कि अधिकतम अंडरलाइन 10% ही होना चाहिए, 10 to 15% ही होना चाहिए। इससे अधिक आपको अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आपने इसे पढ़ लिया। अब फोर्थ पॉइंट में आपने जो क्लास नोट्स पढ़े हैं, जब आपका बेसिक पढ़ा तो इसके साथ फिर से आप एक बार क्लास नोट्स पढ़ें और जब क्लास नोट्स भी पढ़ गया तो फिफ्थ में आप क्वेश्चन उठाएं और क्वेश्चन से आंसर राइटिंग करें। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको अब इंटरेस्ट जागृत होगा। तो अब 7वें नंबर पर आपको क्या करना है? फिर आपको साइनॉप्सिस फॉर्मिंग करना है। क्या करना है मित्रों? साइनॉप्सिस फॉर्मिंग करना है। इसे ही कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ये मैं नहीं बता रहा हूं कि अभी उत्तर लेखन कैसा किया जाए, मैं ये बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना है और 8th लेवल पर लास्ट क्या करना है? स्ट्रक्चर का रिवीजन करना है। स्ट्रक्चर का रिवीजन करना है ताकि आपकी चीजें फटाफट रिवाइज्ड होती चली जाए और आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए। ये आपको पढ़ने का एक तरीका रखना है, पढ़ने का तरीका लिखना है। अभी उत्तर के बारे में बात नहीं है। ध्यान रखें जो भी आपके पढ़ने का टाइमिंग हो, मेंस के दौरान इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कि अगर आपने 6 आवर्स पढ़े हैं तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 आवर्स लिखने भी हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी करने हैं, लिखना भी है। जब आप कोई चीज पढ़ते हो और फिर आपको लिखना है तो आपके एक मस्तिष्क में उसके लिए फ्रेम होना चाहिए और उस फ्रेम के संदर्भ में आपका एक आंसर राइटिंग होना चाहिए। तो 4 to 5 आवर्स का आंसर राइटिंग आपको डेली टू डेली करना है। जितना उत्तर लेखन करेंगे उतना ही बेहतर सार्थक परिणाम आपकी ओर आते चले जाएंगे। आज की डेट में जितना आपने पढ़ा और जितना आपने लिखा, इससे ज्यादा आपके लिए नहीं हो सकता। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई, 5 से 6 घंटे की आंसर राइटिंग, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखो तो लगभग 8 से 10 घंटे का टाइम हो जाएगा। कुछ क्लास में टाइम निकल जाएगा। 10 से 12 घंटे से अधिक आपको पढ़ाई नहीं करना है, चीज़ों को मनन करना है। मित्रों, आपने आज के दिन पढ़ा तो जैसे नेक्स्ट डे उठना है तो नेक्स्ट डे उठने के साथ ही बिस्तर छोड़ने के पहले, ध्यान रखें, उठने के साथ ही बिस्तर छोड़ने के पहले एक बार आज की पढ़ी गई चीज़ों का, जिसे आपने स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है, उसे रिवाइज करना है। हम लोगों की जनरली एक आदत में चीज़ें होती हैं मित्रों कि जैसे हम लोग सुबह जगते हैं, सबसे पहले एक तो चाय चाहिए, चाय के साथ न्यूज़पेपर चाहिए। न्यूज़पेपर पर विभिन्न प्रकार की मसाला खबरें होती हैं। चाय पीने में व्यस्त, मंजन करने में व्यस्त, अन्य दैनंदिन क्रियाओं में व्यस्त, मसाला खबरों पढ़ने में व्यस्त। इस सब को करते करते सुबह का जो सबसे प्रेशियस टाइम होता है, घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम निकल गया।
आप अपने जीवन में असफलता की ओर बढ़ गए। जरूरी क्या है मित्रों कि जैसे आप बिस्तर से उठो तो चाहे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करो या ना करो, पर वो गुरुकुल की परंपरा में जो चीजें थी कि प्रत्येक विद्यार्थी के सिरहने पर श्लोकों की एक पुस्तिका होनी चाहिए कि ताकि जब वह सुबह उठे उसे रिवाइज करे, उसी तरह से आपके बिस्तर के समीप के टेबल में या बिस्तर में तकिए के समीप मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, बल्कि आज जो आपने पढ़ा है उसका स्ट्रक्चर रखा होना चाहिए, जब जिसके लिए आप कल सुबह जब जगें तो कल सुबह उस स्ट्रक्चर को देखें। जैसे मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का आपने स्ट्रक्चर बना लिया कि यह किसने दिया, इसकी मूलभूत मान्यताएं कौन कौन सी थी, साक्ष्य कौन कौन से थे, क्रिटिसिज्म कौन कौन से था, महत्व कौन कौन सा था। स्ट्रक्चर आपको इतना मिला। अब स्ट्रक्चर मिला और इसमें आपने बोलना शुरू किया कि महासागर, स्ट्रक्चर बस आपके सामने स्ट्रक्चर आपने देखा और आपने बोलना शुरू किया कि महाद्वीप एवं महासागरीय द्रोणी के निर्माण के संदर्भ में विस्तारवादी या विस्थापनवादी सिद्धांतों में दिया गया प्रथम महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1915 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन में दिया गया था। आपके पास एक लाइन का स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर को देखकर ही आपने इतनी लाइन स्वयं से बोली। अब देखना, उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के क्रम में कुछ मूलभूत मान्यताएं ली। जैसे पहली मान्यता सियाल सीमा पर उत्प्लवित है बिना रुकावट का, दूसरी मान्यता पैंजिया कॉन्सेप्ट, तीसरी मान्यता फ्लाइट ऑफ पैंजिया, चौथी मान्यता पैंजिया के विभाजन एवं विस्थापन के लिए जो मान्यताएं जो शक्तियां थी उसके बाद महाद्वीपों का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, ज्वालामुखियों का निर्माण, भूकंप का निर्माण, तमाम पक्षों की बात करते हुए साक्ष्यों तक पहुंचे। तो आपके पास छोटा सा एक आधे पेज का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को आपने देखा और 10 मिनट में पूरी की पूरी थ्योरी बोल ली बिस्तर छोड़ने से पहले। और जब आपने इतना किया मित्रों तो आप ध्यान से समझना, अब बिस्तर छोड़ो, आप मंजन करो, फ्रेश होने जाओ, चाय पियो, जो भी करोगे मित्रों, आप जो आपने अभी रिवीजन किया है ना वो आपके मस्तिष्क में बार बार घूमता रहेगा मित्रों, आपको वो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। इसलिए आपको यह तरीका जरूर अपनाना है। जब भी सुबह आप बिस्तर छोड़ें तो बिस्तर छोड़ने से पहले आपको प्रत्येक दिन चीज़ों को रिवाइज्ड अवश्य करना है। और सुबह भोर वेला में जैसे आप बिस्तर छोड़ते हो आपका मस्तिष्क बहुत ही अलर्ट, अल्ट्रा अटेंटिव और अलर्ट रहता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छे रहेगी मित्रों। तो आपको इस प्रकार से एक रिवीजन की प्रविधि अपनानी है। आफ्टर दैट दैनंदिन क्रियाओं को करते हुए आप पढ़ने में लग जाएं। दोपहर का समय ऐसा रखें जो भोजन के उपरांत का होता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़ें, ज़्यादा बेहतर परिणाम निकलते हैं मित्रों, ज़्यादा बेहतर परिणाम। न्यूज़पेपर सुबह पढ़ने के लिए आप खबरिया चैनल आपको नहीं बनना है। खबर आपको 4 घंटे बाद भी पता चल जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो न्यूज़पेपर्स इत्यादि को आप दोपहर का भोजन के बाद का समय रखें, 1-8 घंटे का न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का, वो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा बहुत दोपहर में आवश्यकतानुरूप आराम भी कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट अधिकतम आराम के लिए होना चाहिए, फिर आप अध्ययन में जुट जाएंगे। तो अध्ययन का तरीका आपको डेली टू डेली का कुछ ऐसा अपना के रखना है। प्रत्येक विषयों के स्ट्रक्चर बनाने हैं। ज्योग्राफी में टॉप टू बॉटम पढ़ा रहा हूँ एंड बॉटम टू टॉप पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन कंप्लीट करूँ ध्यान रखना आपके पास कुछ इस तरह से लूज सीट्स होनी चाहिए और उस लूज सीट्स में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी के लिए 10 सीट हों, इससे ज़्यादा नहीं। और उस 10 सीट में
आपका पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर हो और उस स्ट्रक्चर को बार बार आपको रिवाइज करना है, जिससे आपको चीज़ें भूले नहीं। सच बताता हूँ मित्रों, आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि आपका मस्तिष्क कितना तेज काम कर रहा है। आपका मस्तिष्क पहले भी ऐसा चल रहा था, लेकिन चीज़ें याद क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि आपके तरीकों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या थी, थोड़ी ना थोड़ी त्रुटि थी। उस त्रुटि को दूर करना है। आप सबके मस्तिष्क में अदम्य शक्ति है मित्रों, उस शक्ति को बस उभारना है सही तरीके से। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना, अदरवाइज कितना भी संलग्नता के साथ पढ़ोगे, ये काम नहीं करोगे। तो आपने आज चीज़ें पढ़ी, आज आपको 90% याद हैं, एक सप्ताह बाद 50% याद होंगी, एक महीने बाद 20% याद होंगी, 2 महीने बाद इक्का दुक्का प्रतिशत चीज़ें याद होती हैं, सब भूल जाती हैं। विषय अगर चारों पेपर, निबंध, ऑप्शनल, इन तमाम चीज़ों को मिला दो तो इतना बड़ा है कि 2 महीने में रिवीजन कर पाओगे एक बार, ये भी मुझे संभव नहीं लगता। अगर आप परंपरागत तरीके से पढ़ोगे तो आप बार बार रिवीजन कर सकें, उसके लिए जरूरी होता है केवल स्ट्रक्चर आपके सामने हो, स्ट्रक्चर आपके सामने हो। सच बताता हूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि चारों पेपर और ऑप्शनल मिला के कुल 40-50 100 पेज का स्ट्रक्चर हो, और उस 100 पेज को सुबह उठाओ और रात तक पूरी की पूरी तरह से केवल आपके पास स्ट्रक्चर है। आपने स्ट्रक्चर देखा, ओ यस, दिस वन इज क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में वाताग्र से संबंधित है। अब वाताग्र का आपने स्ट्रक्चर देखा और स्ट्रक्चर देखकर आपने आंख बंद की और मनन करना शुरू किया कि वाताग्र क्या है, वाताग्र के उत्पत्ति की आदर्श दशाएं क्या है, ये स्ट्रक्चर है। वाताग्र के उत्पत्ति की आदर्श दशाएं क्या हैं, वाताग्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, वाताग्र के प्रकार कितने हैं, वाताग्रों से संबंधित मौसमी दशाएं कैसी हैं, वाताग्र का अंत कैसे होता है। इतना आपके पास स्ट्रक्चर था, आंखें बंद हैं आपकी। अब आप अपने आप में बोलना शुरू कर रहे हैं कि 2 भिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य उपस्थित जो वायु क्षेत्र संक्रमणशील ढलवा क्षेत्र होता है वायु का, उसे ही वाताग्र कहते हैं। अब आप आंखें बंद हैं और आप बोल रहे हैं। वाताग्र की संकल्पना यूरोपीय विद्वान बर्कनीज एवं बर्कनीज द्वारा यूरोप पर हो रहे जलवायविक मौसमी दशाओं पर दिन प्रतिदिन के परिवर्तन को देखते हुए प्रतिपादित की गई थी। वाताग्रों के उत्पत्ति की आदर्श दशाएं अमुक हैं। आप आंख बंद करके वाताग्र बोले, मैं सच कहता हूं आधा घंटा में पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आप बोलने की स्थिति में जब विषय के आ गए तो दुनिया की कौन सी ताकत, कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ मित्रों जो आपको असफल करा सके। लेकिन इस तरह का प्रयास एक बार आपको अवश्य करना होगा। मैं केवल अपने विषय की बात कर रहा हूं, मुझे अपने विषय की ही बात करना है। इसके अलावा मैं कभी अन्य विषय पर प्रवेश नहीं करता, लेकिन हर विषय पर चीजें अपनाकर तो देखो, आपके चेहरे में एक मंद मंद मुस्कान होगी, कॉन्फिडेंस से आप लबालब भरे हुए होंगे मित्रों, और सफलता आपकी ओर दिन प्रतिदिन आपके समीप आती हुई प्रतीत होगी आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका पढ़ने का तरीका होगा। अब आंसर राइटिंग का प्रारूप क्या हो, टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जब तक कोई टॉपिक में नहीं पढ़ा देता, अब इस तरह से अमूर्त बातें करने का कोई मतलब तो होता नहीं है। 1-2 टॉपिक, 4 टॉपिक, 10 टॉपिक में पढ़ा देता हूं, तब मैं आंसर राइटिंग के एक वे को बताऊंगा कि अब उत्तर लेखन आप अगर करेंगे तो किस रूप में आपको उत्तर लिखना होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? ऐसा नहीं कि बस थोथी बातें मैं करूं, आपको चीजें समझ में नहीं आए। वहां पर मैं एग्जाम्पल्स देते हुए बताऊंगा कि किसी प्रश्न का कोर पार्ट कौन सा होता है, सब्सटेंसिव पार्ट कौन सा होता है, क्वेश्चन टैग का पार्ट कौन सा होता है, सेंट्रल थीम पार्ट कौन सा होता है, प्रश्न को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तब जाकर मैं प्रश्न उठाऊंगा। जैसे मान लो यहां पर एक प्रश्न जो विगत वर्ष में आया हुआ भूगोल से है, उसी पेपर यूपीएससी में, जैसे यूपीएससी में आए हुए एक प्रश्न को ही मैं यहाँ पर उठा लूँ। ओशियनोग्राफी का एक प्रश्न है कि महासागरीय धाराएं एवं जलराशियाँ समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों को किस किस प्रकार परस्पर भिन्न हैं। उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया।
समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो मित्रों इस प्रकार से प्रश्न आता है, पारितंत्र के संदर्भ में पूछा गया, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास, पहलो इस सेंटेंस ट्रांसलेशन में गड़बड़ किया गया लेकिन कोई बात नहीं। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न इस तरह से पढ़ूंगा, टॉपिक जब पढ़ाया गया होगा तब मैं बताऊंगा। देखो मित्रों इस प्रश्न के कितने पक्ष हो सकते हैं, कितने पार्ट्स हो सकते हैं, उन पार्ट्स में उत्तर लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप एक जबरदस्त शानदार उत्तर आप लिख सकें, उत्कृष्ट उत्तर आप लिख सकें। उत्तर लेखन में आपको पहली तो मूल बात वही याद रखना है जो मैंने भाषा में कही थी। दूसरी बात मित्रों, मजे की बात बताऊं कि मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे कॉलेज के दौरान समझाया था, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज के दौरान हिंदू कॉलेज में उन्होंने समझाया था कि कभी भी उत्तर लिखो तो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को बार बार पढ़ने का मन करे। कई बार तो विद्यार्थी ऐसा उत्तर लिख देता है कि खुद पढ़कर इरिटेट होता, उससे ही बोलो कि तू पढ़ के थोड़ा मुझे बार बार सुना दे, 2 बार पढ़ के सुना दे, तो खुद भी इरिटेट हो जाता है। तो जब तुम अपना लिखा उत्तर पढ़ के स्वयं इरिटेट हो रहे हो तो कोई एग्जामिनर कैसे तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट होगा। कुछ ऐसी लेखन शैली विकसित करो, और विकसित करने के पीछे कोई और थीम काम नहीं करती, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आप बार बार आंसर राइटिंग करते रहें। जितना आंसर राइटिंग करेंगे उतना अच्छा आंसर आता जाएगा। उन्होंने कहा कि जब आपके मैं आंसर को पढ़ूं कि अमुक अमुक व्यक्ति ने, राजेश मिश्र ने अमुक आंसर लिखा है, डॉट 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 डॉट, और जब वो पढ़े तो उसे लगे यार कितना बढ़िया लिखा है, फिर से दोबारा एक बार पढ़ूं। पहला आंसर पढ़ लिया, दूसरा आंसर इसी तरह पढ़ लिया। जब 2 आंसर वो वैसे पढ़ लेता है तो उसके मस्तिष्क में आपके लिए एक अच्छी छाप जाती है, एक आप इम्प्रिंट डालते हैं उसके अंदर, वह उत्कृष्ट नंबर आपके प्रत्येक उत्तर पर देता हुआ चला जाता है। तो अगर एग्जामिनर को आपने अपने उत्तर को पढ़ने के लिए बाध्य कर दिया, कुछ लोग ना पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं कि यार तू मत पढ़, मैंने ऐसा लिख दिया है कि तू पढ़ मत, पढ़ेगा तो इरिटेटेड होगा, तो समझो उसे मार्क्स आएगा क्या, नहीं आएगा। आप मित्र इतना बढ़िया आंसर लिखो कि वह बाध्य होकर आपके जवाब को पढ़े, और पढ़कर मित्रों आपको बढ़िया से नंबर आपके आंसर्स में दे। बहुत ही अच्छे कई विद्यार्थी होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया होता है कि चीज़ों की जानकारी कम होते हुए भी बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। और मैं आपको उसी दशा पर ले जाना चाहता हूं कि चीज़ों की जानकारी भी कम ना हो पर आपका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया हो जाए कि जब वो पढ़े उसको मज़ा आए। उन्होंने तो यहाँ तक चरम दशा पर कर दिया, और कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं हो रहा, नाम तो नहीं लूंगा मित्रों। वर्तमान में इस समय पर वह व्यक्ति यूपीएससी में कॉपी चेक करने वाले मेंबर्स की एक बॉडी में से है, वर्तमान में है, तो उनके मस्तिष्क में तो आज भी वैसी बातें होनी होंगी जो तब वो मुझे बताया करते थे, मुझसे बोला करते थे। उन्होंने कहा अगर कोई आंसर मुझे ऐसा मिल गया कि मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसका जिरोक्स करा के रख लूं, कोई आंसर ऐसा मिल गया कि उसे के चेहरे में मुस्कान आ गई कि अरे ये बात, और इस पक्ष की ओर जिसमें बच्चे ने मुझे ले गया, जो स्टूडेंट मुझे जिस पक्ष की ओर ले गया है, इस पक्ष के बारे में तो मैंने विचार ही नहीं किया था। अगर ऐसा आंसर मिल गया तो वह पेन तोड़कर नंबर देता है, टूट टूट कर नंबर देता है। और उन्होंने तो यहां तक एक्सट्रीम दशा पर कही कि जब बहुत अच्छा आंसर मिलता है तो आंखें नम हो जाती हैं, और उस विद्यार्थी का भला करने से कोई रोक नहीं सकता शिक्षक को। शिक्षक भरपूर मार्क्स देता है। तो ध्यान रखें मित्रों, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से उत्तर लेखन करना है। उत्तर लेखन कुछ ऐसा करना है, तरीकों पर बात करूंगा मैं, कुछ ऐसा करना है कि एग्जामिनर मजबूर होकर आपको अच्छे मार्क्स देता चला जाए। उस उत्तर लेखन में बस एक कीवर्ड्स बता देता हूं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत एवं विभिन्न विषयों के अंतर्गत उत्तर को आपको डाइवर्सिफाई करना है, विविधीकृत करना है, मैप्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, भाषा लिखनी है। इन तमाम पक्षों का सम्मिलित रूप आपके कॉपी में नज़र आना चाहिए। आपके मित्रों
अच्छे अंक अवश्य आएंगे। बाकी शुद्धता, सटीकता, सारगर्भिता, संक्षिप्तता, वो सारे के सारे पक्ष तो अपने आप में हैं ही, उन बातों का तो ध्यान रखना ही है। ये थी मित्रों आपकी बेसिक बातें जो एग्जामिनेशन में पूछी तो नहीं जाएंगी, बट एग्जामिनेशन में ना पूछे जाने के बावजूद आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, जिन्हें मैंने अभी यहाँ तक की है, यहाँ तक की हैं। बस इसी के साथ मेरी बातें समाप्त होती हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझो। अब हम सीधे अपने विषय वस्तु पर आते हैं। कहाँ आते हैं मित्रों? हम सीधे विषय वस्तु पर आते हैं। और विषय वस्तु पर आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम का पहला अंग है, सालिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सा? सालिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसी का एक खंड उठाएंगे जिसे आप जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जब आप फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे विषय को, तो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी से पहले 2 सेक्शन पढ़े जाते हैं, एक कॉस्मोलॉजी तो दूसरा जियोडेसी का टॉपिक पढ़ा जाता है। ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आप में से मैक्सिमम विद्यार्थी, मुझे पता है कि हिंदी माध्यम से ही हैं। 99% स्टूडेंट आपकी कक्षा में बैठे हुए हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं। आफ्टर दैट मैं कुछ शब्द इंग्लिश के यूज करता हूं, उनके पीछे भी अपना एक उद्देश्य है। इंग्लिश भाषा से इतनी नफरत मत करना कि हिंदी भी ठीक ना कर पाओ और इंग्लिश के शब्द की उपयोगिता और प्रासंगिकता भी न समझ पाओ, ऐसा मत करना मित्रों। तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज टर्म्स वर्ड्स हैं, उन्हें इंग्लिश में अवश्य जानना है। तो समझो मेरी बात। जो हमारा पहला टॉपिक है था खगोल विज्ञान तथा भूगणित का क्षेत्र, वह मेंस के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाएगा। तो मेंस के अंतर्गत आपका पहला टॉपिक कौन सा आएगा? सभी के सभी एकदम फ्रेश पेज में हेडिंग देंगे, भू आकृति विज्ञान। फ्रेश पेज में हेडिंग दीजिए, भू आकृति विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। लिखते जाएंगे सभी। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मित्रों, जियोमॉर्फोलॉजी। लिखा। अब जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमारे पढ़ने की क्रमिकता क्या होगी, क्रमबद्धता क्या होगी? इसके अंतर्गत मेंस के दौरान हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, सभी लोग देखो। पहला टॉपिक, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पहला टॉपिक, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। दूसरा टॉपिक होगा हमारा, दूसरा टॉपिक होगा भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। भूगर्भिक समय सारणी। तो तीसरा टॉपिक होगा महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणी
सागरीय द्रोणी मतलब मैरीन बेसिन, उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। तो चौथा पॉइंट आएगा अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, विस्तार से इनके बारे में चर्चा होगी, इनके बारे में चर्चा होगी। अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां। तो लास्ट टॉपिक होगा, ये दोनों शक्तियां जो हैं, लास्ट टॉपिक होगा उपर्युक्त शक्तियों के प्रभाव से, उपर्युक्त शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियों को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। उपर्युक्त शक्तियां कौन सी? इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां। इन शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, जिसमें से रिलीफ्स एंड टोपोग्राफी की बात की जाएगी, जिसमें से रिलीफ्स एंड टोपोग्राफी की बात करेंगे मित्रों, इसकी बात करेंगे। बस जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आपको इतनी बातें पढ़नी हैं। आपने देखा था कि पहला टॉपिक भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल का पहला उपखंड जियोमॉर्फोलॉजी, आफ्टर दैट क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोएनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, जिसमें से पहला टॉपिक मैंने लिया जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान। भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत मेंस की कक्षा के दौरान आपको केवल इतनी बातें पढ़नी है, केवल इतनी बातें पढ़नी है। ध्यान रखेंगे इस कक्षा में प्रीलिम्स के संदर्भ में यूपीएससी की कक्षा के अंतर्गत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम से कम दी जाएगी, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक होगी, ताकि आपके उत्तर लेखन का प्रारूप स्वतंत्र रूप से दिखाई दे कि आपको उत्तर कैसे लिखना है। मैंने देखा है, कई बार देखा है अन्यत्र संस्थानों में कि शिक्षक प्रीलिम्स में भी वही पढ़ाता है, मेंस में भी वही पढ़ाता है, टॉपिक तो वही होंगे, टॉपिक तो वही होंगे, वही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होगी, वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी, बट दोनों में पढ़ने में कुछ बातों को लेकर अंतर होगा। कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें संकल्पना का पक्ष होता है, कॉन्सेप्ट का फर्क होता है, तो फर्क नहीं, पक्ष होता है, तो कॉन्सेप्ट को प्रीलिम्स और मेंस में अलग आप नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट जो प्रीलिम्स में होगा वही मेंस में होगा। कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, मेंस में कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, तो वो दोनों एक होंगे। बट जो भाषा है, जो आपके लेखन की शैली है, वह थोड़ा सा पृथक हो जाती है, थोड़ा सा भिन्न हो जाती है संकल्पनाओं के अलावा, कॉन्सेप्ट्स के अलावा। तो आपको इन पक्षों का अध्ययन करना होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत से लेकर यहाँ तक की बातों को जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। एक एक बातें हम टॉपिक को पढ़ाएंगे और टॉपिक को पढ़ाकर मित्रों उसमें पूछे गए जो प्रश्न होंगे उन्हें हल कराएंगे। संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला भी आपको तैयार करवाएंगे, ताकि आप हर प्रश्न का जवाब
ठीक प्रकार से दे पाएं, हर प्रश्न का जवाब ठीक प्रकार से दे पाएं। जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं 10 नंबर में। 2019 का प्रश्न मेरे सामने है। वैश्विक तापन का प्रभाव जीवन तंत्र पर प्रभाव उदाहरण के साथ आकलन कीजिए। मैंग्रोव के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा करिए तथा तटीय पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में इनके महत्व को स्पष्ट करिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों। तो ध्यान से ये सारे के सारे टॉपिक, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत के टॉपिक, ये सारे मैं पढ़ाऊँगा, सारे मैं पढ़ाऊँगा एक एक करके, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। पेपर थर्ड के अंतर्गत के कुछ टॉपिक मैं, कुछ टॉपिक अमित जी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे सामने। अभी 2019 का प्रश्न यहीं पर पड़ा हुआ था, तो मैंने देखकर आपसे बताया, और कोई बात नहीं थी मित्रों। चलो क्वेश्चन एनालिसिस तो खैर अलग दिन क्लास में बात करेंगे, अलग दिन बात करेंगे। तो ये था आपका जियोमॉर्फोलॉजी में। अब आपको सिलेबस के पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए कि इस खंड के अंतर्गत कितनी बातें हमें पढ़नी थी। इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार जब आप चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो अध्ययन के उपरांत करंट्स में कई बातें नई आ जाती हैं। जब अध्ययन के उपरांत करंट्स में नई बातें आ गई तो अब ये बताओ, जब आपको अपनी टॉपिक ही याद नहीं है तो उस करंट्स के बिंदु को कहां पर ऐड करोगे, कैसे पता चलेगा? ये पक्ष भी ध्यान रखो। करंट्स के बिंदु अगर आ गए, आपको मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़, कहीं भी डिबेट्स, कहीं भी आपने सुना, देखा, समझा, और जब आपको टॉपिक ही याद नहीं है कि हमारे विषय में यह कहाँ से रिलेट होगा, तो उसे मित्रों कैसे रिलेट कर पाओगे आप? आपके लिए वह यक्ष प्रश्न बन जाएगा, आप नहीं ठीक से उसके साथ जस्टिस कर पाओगे। इसीलिए ध्यान रखें कि आपको टॉपिक्स, आपको सिलेबस एटलीस्ट याद होना चाहिए, सिलेबस के बिंदु आपको याद होने चाहिए। यूपीएससी मित्रों पास करना है और यूपीएससी में सफलता के उदात्त मानदंडों को प्राप्त करना है, उत्तम मानदंडों को प्राप्त करना है, उच्च पदाधिकारी बनना है, तो थोड़ी सी तो आपको अपनी आहुति देनी होगी, अपनी आहुति देनी होगी। पर वह आहुति निश्चित रूप से सार्थक दिशा पर होगी, सार्थक दशा पर आपको ले जाकर खड़ा करेगी। तो सबसे पहला आप टॉपिक हेडिंग के रूप में देंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हेडिंग दीजिए सभी के सभी, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। बहुत डिटेल से पढ़ना है मित्रों। सिद्धांत दिया सभी ने हेडिंग, तो लिखिए, सभी लोग लिखिए। मैं यहां लिखता हूं, पृथ्वी की उत्पत्ति। लिखें सभी। पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए विभिन्न सिद्धांतों, प्रस्तुत किए गए विभिन्न सिद्धांतों को हम दो वर्गों में रखकर देख सकते हैं। नंबर 1, शास्त्रीय या चिरसम्मत सिद्धांत। शास्त्रीय या
चिरसम्मत सिद्धांत, शास्त्रीय या चिरसम्मत सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्लासिकल थ्योरी। लिखते जाएंगे सब, क्लासिकल थ्योरी। यकीन रखना मित्रों, 10 दिन के क्लास के बाद, हालांकि पहली क्लास से ही आप चीज़ों को देखोगे, अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं रही, क्लास रियल सेंस में कल से स्टार्ट कहलाएगी आपकी, आपको मज़ा आने लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। आप कंपैरिजन कर लेना कि आपके तुल्य किसी का क्लास नोट्स हो, आपके तुल्य किसी का अध्ययन हो, तब मुझे एक मैसेज छोड़कर बताना मित्रों। आप पढ़ना बस अच्छे से, औरों से काफ़ी अलग रहोगे आप। हाँ, आंसर राइटिंग की कला डेवलप करते रहना है। शास्त्रीय या चिरसम्मत सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। तो दूसरा लिखना है आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। इंग्लिश जरूर लिखना, मॉडर्न थ्योरी। अब लिखो नीचे, नीचे से लिखना। अब लिखो शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत की गई बातें, शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत की गई बातें धर्म ग्रंथों से संबंधित हैं, धर्म ग्रंथों से संबंधित हैं, धर्म ग्रंथों से संबंधित हैं, धर्म ग्रंथों से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? धर्म ग्रंथों से संबंधित हैं, जिनमें वैज्ञानिकता, कॉमा प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता एवं तर्क का अभाव है, एवं तर्क का अभाव है, तर्क का अभाव है। इसीलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता, इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कैसे हैं? आस्था एवं विश्वास आधारित है। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बस आपने जो लिखना था वो लिख लिया। ये अपने आप में कैसे हैं? आस्था एवं विश्वास आधारित है। चूंकि भूगोल अपने आप में विज्ञान है जो तर्कों पर बात करता है, प्रामाणिकता पर बात करता है, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों पर बात करता है, वह आस्था एवं विश्वास को अपने अंदर प्रश्रय नहीं देता है। तो मित्रों, इसीलिए जो इसके अंतर्गत की गई बातें हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे इक्का दुक्का हम आपसे उदाहरण देकर समझाएं, समझो मेरी बात मित्रों। देखो, जैसे अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप देखो कि बाइबल क्या कहता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके संदर्भ में क्या बात की गई, तो कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। केवल समझ के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी जिसे स्थल मंडल वह कहते हैं, जिसे आज हम स्थल मंडल कहते हैं, उससे ही बाइबल पृथ्वी का रूप मानता है। तो कहता है कि मूल रूप से आज से या ईसा के जन्म से लगभग 8000 वर्ष पहले, सुनना पूरी बात, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 8000 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति एक बाइबलिक फ्लड से हुई,
एक पवित्र बाढ़ आती है, उस बाढ़ में कुछ प्रवाहित होता हुआ पदार्थ आया, पदार्थ इकट्ठा हुआ और उस पदार्थ के इकट्ठा होने से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आपको पता है मित्रों, चाहे जैविक उद्विकास के सिद्धांत की बात देखें, चाहे पार्थिव विकास की बात को देखें, प्रत्येक दशाओं पर यह पता चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व की है। इसलिए यह ईसा के जन्म से 8000 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस बात को किसी भी स्तर से स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर हिंदुज़म में देखो तो हिंदुज़म में आप पृथ्वी की उत्पत्ति की घटनाओं को भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न संदर्भों में देखेंगे। बराह पुराण कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अनंत काल से है, जो कि प्रलय महाप्रलय से गुजरती रहती है। एक बार जो रिसेंट की जो पृथ्वी है वह भगवान वराह जब पृथ्वी पाताल लोक में चली गई थी तो भगवान वराह उसे उद्धार करते हैं, उसे बाहर लाते हैं, तब से पृथ्वी अस्तित्व में है। दूसरी घटना है कि पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है। मेदिनी का मतलब होता है मद से उत्पन्न, और मद होता है मानव शरीर का पस, फैट। एक बार घटना है कि देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में जो असुर था, असुर के वध के लिए महिषासुर मर्दनी मां जगत अम्बा अवतरित होती हैं, उसके वक्ष पर त्रिशूल का प्रहार करती हैं। त्रिशूल के प्रहार से उसके वक्ष से निकला मद, जिसे आज आप फैट या वसा कहते हैं, वह पाताल लोक में गिरा। पाताल लोक जल से तिरोहित था, उस जल में उसका मद गिरा और इकट्ठा हुआ, और उसके इकट्ठा होने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अमुक अमुक प्रकार की बातें की जाती हैं। ये तमाम बातें कपोलकल्पित है, आस्था विश्वास आधारित है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति की बातों को स्वीकार करना मित्रों केवल एवं केवल हास्यास्पद होगा। इसीलिए इन सिद्धांतों की व्याख्या हमें नहीं करना। तो फिर हम किसकी व्याख्या करेंगे? आधुनिक सिद्धांतों की। तो पैरा चेंज करते हुए लिखो, आधुनिक सिद्धांत, लिखो ध्यान से, आधुनिक सिद्धांत वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित हैं। वैज्ञानिक मान्यता नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांतों, आधुनिक सिद्धांत वैज्ञानिक मतों पर आधारित हैं। वैज्ञानिक मतों पर आधारित हैं, जिनकी विवेचना पुनर्जागरण काल के उपरांत विज्ञान के सार्वभौम नियमों के उपरांत की गई। पूर्ण विराम लगाओ मित्रों, फिर लिखो ध्यान से, आधुनिक सिद्धांत को दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। लिखो नंबर वन, यहां पर नंबर 1
अद्वैतवादी सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत। और नंबर 2 द्वैतवादी सिद्धांत, द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी और दूसरा द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी, अद्वैत का मतलब है दो नहीं, और द्वैत का मतलब है दो या दो से अधिक। दो नहीं, दो या दो से अधिक, दो प्रकार के, है ना। पहले चेंज करते हुए लिखो। अद्वैतवादी, अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थकों का, सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि, मत है कि पृथ्वी सहित संपूर्ण, पृथ्वी सहित संपूर्ण पृथ्वी सहित संपूर्ण सौर मंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी सहित संपूर्ण सौर मंडल की उत्पत्ति, उत्पत्ति एक ही आकाशीय पिंड से हुई है, एक ही आकाशीय पिंड से हुई है। एक ही आकाशीय पिंड से हुई है, इसीलिए इसे, इसीलिए इसे एक तारक संकल्पना, मोनेस्टिक या मोनोस्टार, मोनेस्टिक थ्योरी, इंग्लिश में तो मोनेस्टिक थ्योरी कहते हैं, एक तारक परिकल्पना, मोनेस्टिक थ्योरी कहा जाता है। मोनेस्टिक थ्योरी या माइनस्टिक हाइपोथेसिस, कुछ भी कहा जाता है, पूर्ण विराम। जबकि, जबकि द्वैतवादी, जबकि द्वैतवादी सिद्धांत के समर्थकों, द्वैतवादी सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि, सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि, का मत है कि, मत है कि क्या, ध्यान से, हमारे सोलर सिस्टम, सौर तंत्र, हमारे सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति, की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तार, दो या दो से अधिक आकाशीय पिंडों, दो या दो से अधिक आकाशीय पिंडों, आकाशीय पिंडों का परिणामी है, का परिणामी है। इसीलिए इसे, इसे द्वितारक, द्वितारक संकल्पना या परिकल्पना
द्वितारक संकल्पना या परिकल्पना भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। द्वितारक संकल्पना या परिकल्पना भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। द्वितारक संकल्पना या परिकल्पना भी कहा जाता है, पूर्ण विराम। ठीक है, अब ये आपने इनके बारे में अभी ध्यान रखना, यहां तक जितनी बातें कही गई हैं ये विषय में आपको प्रवेश करा दी हैं। अब उससे पहले क्या था, विषय के प्रवेश से पूर्व की बातें थी, पर अब आप विषय में प्रवेश कर रहे हैं। अब आपसे कभी भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा कि एक तारक संकल्पना क्या है, द्वितारक संकल्पना क्या है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। विषय में आपको ये बातें प्रवेश करा रही हैं। क्लियर हो रही है मेरी बातें, आप प्रवेश कर रहे हो। अब आगे बात ध्यान से सुनना। अब इनके बारे में एक एक करके हमें आगे क्या करना होगा, लिखना होगा। तो अब लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो, अद्वैतवादी सिद्धांत। हेडिंग दो, अद्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत में लिखोगे इसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत प्रचलित हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत प्रचलित हैं। नंबर 1, गैसीय संकल्पना। नंबर 1, गैसीय संकल्पना। गैसियस हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस। तो नंबर 2, निहारिका संकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। निहारिका संकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुला, तो नेबुला से बना नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नंबर 3, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। अब ये 3 सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना। ऐसा नहीं कि नाम लिख के छोड़ देना, ये किसने दिया इसको लिखकर छोड़ देना, नहीं, विस्तार से पढ़ना, कॉम्परेटिव स्टडी करना है। खूब दबाकर प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, बिग बैंग थ्योरी पूछा जा चुका है, खूब दबाकर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की कक्षा में मैं चीजों को यहीं तक पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी, हम सबसे पहले गैसियस हाइपोथेसिस को उठाएंगे। गैसियस हाइपोथेसिस में इमैनुअल कांट महोदय ने अपनी संकल्पना को किस प्रकार से प्रारूप दिया। नेबुलर हाइपोथेसिस में लाप्लास महोदय ने क्या कहा। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमैत्रे ने क्या कहा है। तमाम प्रकार की बातों को विस्तार से कल की कक्षा में या नेक्स्ट कक्षा में हम बात करेंगे, और इसके साथ द्वैतवादी सिद्धांतों की बात करेंगे, और एक एक क्रम से मित्रों हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मस्ती से एक एक बात लिखिएगा। विषय में आज मैंने आपको प्रवेश करा दिया है, विषय के बारे में
उत्तर लेखन आपको कल की कक्षा से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि कल की कक्षा से सीधे आप टॉपिक में, ये टॉपिक के नाम है, ये टॉपिक के नाम है, सीधे आप अपने टॉपिक में प्रवेश कर जाओगे, आप लेसन में प्रवेश कर जाओगे। ओके मित्रों, तो आज की कक्षा की समाप्ति मैं यहीं पर करूँगा। इस कक्षा तक कही गई मेरी जो विषय में प्रवेश से पूर्व तक की बातें थीं, उन्हें अवश्य ध्यान रखेंगे। वह आपके पठन क्रिया में, उत्तर लेखन क्रिया में आपके लिए अहर्निश मददगार होंगी। इसीलिए मित्रों आप चीज़ों को अवश्य ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों, क्लास की समाप्ति करते हैं, नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।